हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में करेंगे हम जो डीएलएड 4th सेमेस्टर हमारा है उसी का सेकंड पेपर हमारा होता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो आज हम इसके पार्ट 1 ये वीडियो है हमारी, इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। संस्थागत विद्यालय नियोजन से सुधार संभव है भावी मान्यता तंत्र में, जीवन शैली में या फिर ज्ञान कौशल। तो इस प्रकार दोस्तों जो संस्थागत विद्यालय नियोजन होता है उससे हमारे भावी मान्यता, जीवन शैली और ज्ञान कौशल इन सभी में सुधार होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संस्थागत विद्यालय नियोजन के द्वारा छात्रों में विकास संभव है सहयोग, नेतृत्व की भावना, सहिष्णुता या फिर सभी। तो संस्थागत विद्यालय नियोजन के द्वारा छात्रों में सहयोग, नेतृत्व की भावना, सहिष्णुता इन सभी का विकास होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संस्थागत विद्यालय नियोजन में सम्मिलित करना चाहिए सह शैक्षिक पक्ष, स्काउटिंग, सामूहिक पीटी या फिर सभी। तो संस्थागत विद्यालय नियोजन में हमें सह शैक्षिक, स्काउटिंग, सामूहिक पीटी इन सभी को सम्मिलित करना चाहिए। फिर आता है हमारा प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया है नियोजन, व्यवस्था करना, नियंत्रण करना या फिर ये सभी। तो प्रबंधन की जो प्रमुख प्रक्रिया है वह हमारी नियोजन करना, नियंत्रण करना, व्यवस्था करना ये सभी होती हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संस्थागत विद्यालय नियोजन की विशेषता है आवश्यकता पर आधारित, विकास पर आधारित और उपयोगिता पर आधारित। तो जो संस्थागत विद्यालय नियोजन होता है वह हमारा आवश्यकता, उपयोगिता और विकास इन तीनों पर आधारित होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संस्थागत नियोजन है फैमिली प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो दोस्तों जो संस्थागत नियोजन होता है जैसा कि हम जानते हैं कि संस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार इससे हमारा सही आंसर होता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संस्थागत योजना की पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है प्रशासन का सहयोग, शासकों का सहयोग, प्रधानाध्यापक का सहयोग। तो संस्थागत जो योजना होती है उसकी पूर्ण सफलता के लिए हमें इन तीनों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा डी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, वस्तुतः संस्थागत नियोजन होता है प्रशासकीय, बाल केंद्रित या फिर सामुदायिक। तो जो हमारा वस्तुतः संस्थागत नियोजन होता है दोस्तों यह हमारा प्रशासकीय सहयोग होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा ए है। फिर आता है, प्रबंधन की प्रकृति होती है कला या फिर विज्ञान। तो प्रबंधन की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह हमारी कला और विज्ञान दोनों होती है। इसका सही आंसर हमारा सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है प्राचार्य की, प्रबंधक की, शिक्षकों की या फिर सभी की। तो प्रबंधन में जो प्रमुख भूमिका होती है दोस्तों हमारी वह प्राचार्य, प्रबंधक और शिक्षक इन सभी की होती है। इसका सही आंसर हमारा डी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, प्रबंधन प्रशासन के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों को क्रियान्वित करता है। यह कथन किसका है? ओलिवर शेल्डन का है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का है या फिर हेनरी फेयोल का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह कथन दोस्तों हमारा है ओलिवर शेल्डन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रबंध को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना है? हेनरी फेयोल ने, पीटर एफ ड्रकर ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक जो तत्व है हमारा दोस्तों वह माना है हमारा पीटर एफ ड्रकर ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? व्यवस्था करना, प्रशासन करना, नियोजन करना। तो जो हमारा प्रबंधन होता है वह इन तीनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हमारा डी है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था करना, कार्य पद्धति या फिर पथ प्रदर्शन एवं नियंत्रण। तो विद्यालय प्रबंधन के तीनों अर्थ होते हैं, व्यवस्था करना भी, कार्य पद्धति भी और पथ प्रदर्शन भी। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी है।
फिर आता है एक प्रबंधन की छवि होनी चाहिए कठोर, लचीली, मेल जोल, भागीदारी की या फिर नौकरशाही की। तो दोस्तों प्रबंधन की जो हमारी छवि है वह लचीली होनी चाहिए। फिर आता है विद्यालय प्रबंधन में आते हैं अभिभावक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक एवं विद्यार्थी या फिर ये सभी। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन में हमारे अभिभावक, प्रधानाध्यापक और जी विद्यार्थी ये तीनों ही आते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी है। विद्यालय प्रबंधन की मुख्य भूमिका होती है प्राचार्य की, प्रबंधक की, शिक्षकों की या सभी की। तो जो विद्यालय प्रबंध होता है तो इसमें प्राचार्य, प्रबंधक और जो शिक्षक होते हैं इन सभी की भूमिका होती है। फिर विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है नियंत्रण करना, विकास करना, पर्यवेक्षण करना या फिर ये सभी। तो विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वह हमारा दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का जो हमारा नियंत्रण करना, विकास करना, पर्यवेक्षण करना ये सभी विद्यालय प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य है समय सारणी बनाना, शिक्षा नियोजन करना या फिर प्रवेश परीक्षा देना। तो विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य कार्य होता है हमारा वह समय सारणी बनाना, शिक्षा नियोजन करना और प्रवेश परीक्षा देना ये सभी होते हैं। इसका सही आंसर हमारा डी होता है। फिर आता है हमारा विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया है निर्देश देना, बजट बनाना या फिर नियुक्तियां करना। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत हमारी ये तीनों प्रक्रियाएं आती हैं, निर्देश देना भी, बजट बनाना भी और नियुक्तियां करना भी। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर नेक्स्ट विद्यालय भवन में कौन कौन से भवन आवश्यक हैं? विभागीय कक्ष, पुस्तकालय कक्ष या फिर प्रयोगशाला, छात्रावास या फिर सभी। तो दोस्तों विद्यालय जो भवन होता है उसमें हमारे ये तीनों ही जो भवन होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इसका सही आंसर हमारा डी है। विद्यालय में मुख्य शाला भवन के अन्य कौन कौन से कक्ष आवश्यक होते हैं? प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, अध्ययन कक्ष एवं आगंतुक कक्ष। तो विद्यालय में मुख्य शाला भवन के अन्य कक्ष हमारे ये तीनों होते हैं। इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर आता है विद्यालय भवन का धरातल होना चाहिए ऊंचा एवं समतल, नीचा होना चाहिए या फिर कुछ ऊंचा कुछ भाग नीचा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा विद्यालय भवन होता है उसका जो धरातल है दोस्तों हमारा वह हमारा ऊंचा एवं समतल होना चाहिए। विद्यालय भवन की दिशा होनी चाहिए उत्तर से पूर्व होनी चाहिए, दक्षिण से पूर्व होनी चाहिए या फिर जो है ना हमारी दक्षिण से पश्चिम होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा विद्यालय भवन होता है उसकी दिशा हमारी दक्षिण से पूर्व होनी चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक है विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करना, सुंदर एवं फूलों के पौधों से युक्त लॉन की व्यवस्था करना, उचित स्थानों पर श्याम पट, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट आदि लगवाना या फिर सभी। तो दोस्तों विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हमारा डी है। शिक्षक की भूमिका होती है मित्र के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में या फिर सभी में। तो दोस्तों शिक्षक की जो हमारी भूमिका होती है वह एक मित्र के रूप में भी, पथ प्रदर्शक के रूप में भी और निर्देशक के रूप में भी होती है। इसका सही आंसर हमारा डी है। जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका विद्यार्थी होगा, यह कथन किसने कहा है? आपको बताना है कि जैसा हमारा शिक्षक होगा वैसा ही उसका विद्यार्थी होगा। यह कथन आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है, यह कथन दोस्तों हमारा है गारफोर्थ का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह कथन किसने कहा था कि जो शिक्षक होता है वह मनुष्य का निर्माता होता है? तो दोस्तों जॉन डीवी ने कहा था, जॉन एडम्स ने या फिर किलपैट्रिक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन हमारा कहा था जॉन एडम्स ने। फिर आता है अध्यापक वास्तव में भविष्य का निर्माता होता है, यह किसने कहा है? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो दोस्तों यह कथन हमारा कहा था कि अध्यापक वास्तव में भविष्य का निर्माता होता है, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
एक शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वह होना चाहिए निरंकुश, तानाशाह, प्रजातांत्रिक या फिर सभी। तो शिक्षक का जो दृष्टिकोण है हमारा वह हमारा निरंकुश, तानाशाह, प्रजातांत्रिक, तो ये तीनों ही हमारे होने चाहिए। इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर आता है हमारा छात्र अभिभावक संघ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं? अनुशासन में कर सकते हैं, विद्यालय की समस्याओं में कर सकते हैं, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा में कर सकते हैं, फिर सभी में। तो जो छात्र अभिभावक संघ होते हैं वो इन तीनों में मिलकर कार्य कर सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर आता है शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का कारण क्या है? शिक्षकों व प्रधानाध्यापक की उपेक्षा, अनियोजित कार्यक्रम, अशिक्षित अभिभावक। तो जो शिक्षक अभिभावक संघ होता है उसकी असफलता के तीनों ही कारण होते हैं। इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। वित्त का आशय उस सार्वजनिक धन या संपत्ति से होता है जिसका उपयोग सामान्य रूप से किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए होता है। यह कथन किसने कहा है? प्रोफेसर एसके दुबे का है, वेस्टन का है, ब्राइम का है या फिर हार्वर्ड का है? तो दोस्तों यह कथन हमारा कहा था, किसने कहा था बताइए कमेंट में प्लीज़। यह कथन हमारा है प्रोफेसर एसके दुबे का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यह कथन किसका है? हमारा प्रोफेसर एसके दुबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वित्तीय प्रबंधन, नियोजन तथा नियंत्रण कार्य को वित्तीय कार्यों पर लागू करना है। यह कथन किसका है? हार्वर्ड का है, ब्राइम का है, स्किनर का है या फिर वेस्टन का है? तो दोस्तों यह कथन हमारा है हार्वर्ड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वित्त के प्रकारों से संबंधित है? संस्थागत वित्त, सार्वजनिक, व्यावसायिक या फिर सभी? तो दोस्तों ये तीनों ही हमारे वित्त के प्रकार हैं। इसका सही आंसर हमारा डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय की आय का स्रोत है? सरकारी निधियां, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, छात्र शुल्क। तो जो हमारा विद्यालय की आय होती है उसके तीनों ही स्रोत हैं, सरकारी निधियां भी, छात्र शुल्क भी और स्थानीय जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं वो भी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर दोस्तों हमारा है डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वित्त प्रबंधन की विशेषताओं से संबंधित है? व्यापकता, नियंत्रण या फिर नियोजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है डी, क्योंकि व्यापकता और नियंत्रण, नियोजन ये सभी वित्तीय प्रबंधन की विशेषताओं से संबंधित है। निम्न में से कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री है? श्यामपट्ट है, तालिकाएं हैं या फिर पत्र पत्रिकाएं हैं या फिर ये सभी? तो दोस्तों जो हमारी परंपरागत सहायक सामग्री है शिक्षण की वह हमारी श्यामपट्ट भी हैं, तालिकाएं भी हैं, पत्र पत्रिकाएं भी हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा है डी। फिर आता है निम्न में कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है? रेडियो, फिल्म, टैप रिकॉर्डर या फिर प्रतिरूप? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। दोस्तों दृश्य का मतलब होता है जो हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो तो हम सुनते हैं, फिल्म हो गया हमारा, टैप रिकॉर्डर भी हम सुनते हैं, ठीक है ना, और फिल्म भी हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपको सिर्फ बताना है जो हम देख सकते हैं दृश्य सामग्री। तो इसका सही आंसर हमारा प्रतिरूप है, जिसको हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। फिर आता है टेलीविज़न हमारा है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा टेलीविज़न होता है यह हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है इनके जिसको हम केवल सुन सकते हैं। मानचित्र हम देख सकते हैं, दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन को भी हम देख सकते हैं, चलचित्र भी हम देख सकते हैं, लेकिन रेडियो एक ऐसी सामग्री है जिसको केवल हम सुन सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा है सी।
फिर आता है दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है। आपको बताना है 2 प्रकार की होती है, 3 की होती है, 4 की या फिर 5 की। तो जो हमारी दृश्य और श्रव्य सामग्री होती है दोस्तों वह हमारी होती है 3 प्रकार की। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड हैं दृश्य साधन या फिर श्रव्य साधन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड होता है हमारा वह केवल हमारे दोस्तों दृश्य साधन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता, फिल्म है दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसको हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा दोनों है। टेप रिकॉर्डर है दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा टेप रिकॉर्डर होता है उसको हम देख नहीं सकते, उसमें कुछ भी, उसमें केवल सुन सकते हैं, इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा बी है। फिर आता है पाठ्य पुस्तक के छात्र कर सकते हैं कक्षा कार्य कर सकते हैं, गृह कार्य कर सकते हैं, फिर पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के जो छात्र होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो वो कक्षा कार्य भी कर सकते हैं, गृह कार्य भी और पुनरावृत्ति, ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा है डी। फिर आता है पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में जागृत होता है आत्मविश्वास, उचित दृष्टिकोण या फिर स्व शिक्षा का दृष्टिकोण। तो पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में दोस्तों आत्मविश्वास, उचित दृष्टिकोण या फिर स्व शिक्षा, इन सभी का विकास होता है, ठीक है ना। इनके इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा है डी। फिर आता है पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, चित्र आवश्यक है, रेखा चित्र हैं, ग्राफ है या फिर ये सभी। तो पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो ये चित्र भी आवश्यक है, रेखा चित्र भी और ग्राफ भी, ये तीनों ही आवश्यक हैं। इसका सही आंसर हमारा है दोस्तों डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में कौन सा विकास होता है, मानसिक, शारीरिक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से दोस्तों जो छात्र होते हैं उनका केवल हमारा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर आता है हमारा पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए सरल, शुद्ध और बोधगम्य। तो दोस्तों जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है उसकी भाषा हमारी सरल, शुद्ध व बोधगम्य तीनों ही होनी चाहिए। इसका सही आंसर हमारा है डी। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।